गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबके लिए। कैसे हैं सब लोग? आ जाइए। यस, सीमा, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। सबके लिए नमस्ते, सबके लिए नमस्कार, सबके लिए प्रणाम। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आज ये क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की स्टार्ट होगी और ये वाली जो क्लास है वो मैंने फ्री रख दी है सबके लिए। अपने एप्लीकेशन में अप्रोक्स 2,500 स्टूडेंट्स हैं और इन 2,500 स्टूडेंट्स के लिए भी आज मैंने ये क्लास डेमो रखी है। और आई होप कि हम लोग इस क्लास को 2-3 दिन डेमो ही रखेंगे और आपके कंटेंट में ये आती हुई चली जाएगी। आधुनिक भारत शुरू करने का मेरा जो उद्देश्य है वो है कि हम लोग इसको जल्दी से कर ले। देखिए, मेरे साथ में एक समस्या सबसे बड़ी, और वो समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। वो ये है कि अपना कंटेंट जो है ना, अपना कंटेंट जो है वो भारी बहुत रहेगा। ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अपना कंटेंट भारी बहुत है कि एंशेंट में हमने कितना लिखा दिया, मिडिवल में हमने कितना लिखा दिया, मॉडर्न में हम क्या लिखाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री तो वैसे ही सबसे ज्यादा लेंदी है। मुगल्स में मैंने 40 क्लास करवाई आपको, दिल्ली सल्तनत में 50 से 60 क्लास होंगी आपकी। आज वो क्लास भी लेंगे अपन दोपहर के बाद। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के चलना है, इसलिए मैंने ये क्लास साथ में स्टार्ट कर ली है। कंटेंट बहुत थोड़ा लेंदी रहेगा क्योंकि आजकल एग्जामिनर का कोई पता नहीं चलता कि वो क्वेश्चंस कहां से उठाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए पेशेंस रखना है आप लोगों को। आज का जो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो हम लोग शुरू करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के, ठीक है। नहीं देखो अवनीश जी, अब क्या है कि मेरा मानना यह है, मेरा एक उसूल हो गया अब कि एग्जाम में क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं होना चाहिए। आप लोग उसको अटेम्प्ट करते हैं या नहीं करते हैं वो उस टाइम की आपकी परिस्थिति है। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि बच्चों प्रश्न यहां से आया था, इस पेज से आया था। हिस्टोग्राफी करवा देंगे संडे टू संडे, 2-3 संडे में खींच देंगे उसको, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, वेरी गुड आफ्टरनून सबके लिए। अभी कमेंट्स आप बंद करके कॉपी पेन लेके धैर्यपूर्वक बैठिए, सुनिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के, और यूरोपीय कंपनियों का आगमन किस तरीके से आपको लेना है। मैं आपको 7 कंपनियां पढ़ाऊंगा, आपने 5 पढ़ी होंगी, मैं आपको 7 कंपनियां पढ़ाऊंगा, ठीक है। 7 कंपनियां भारत में आई। उन कंपनियों के मूल नाम क्या थे, यहां से सबसे पहला प्रश्न बनता है। उन कंपनियों की स्थापना कब हुई, ठीक है। और उस कंपनियों की स्थापना कब हुई और उनका मुख्यालय कहां था, ठीक है ना। ये था। देखो निसरत कह रही है सर भारी हो जाए पर सिलेबस पूरा हो जाए, दो चीजें एक साथ नहीं मिलती कभी भी, ठीक है ना। भारी होना और सिलेबस होना दो अलग अलग चीजें हैं। सिलेबस करना ही आपका टारगेट है तो मैं 1 महीने में करा सकता हूं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। इसके लिए अपन जूम पे मीटिंग कर लेंगे आपके साथ और आप लोग डिसाइड कर लेना। टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट को। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय जो कंपनियां थी भारत में, सबसे पहले तो हम उन कंपनियों की बातें कर लेंगे। आपको मेरे साथ एक फॉर्मेट तैयार करना है। फॉर्मेट में आप 4 चीजें लिखेंगे। फर्स्ट आप लिखेंगे यहां पर पहले स्थान पर कंपनी। अपनी कॉपी में लाइन खींच करके एक फॉर्मेट बना लीजिए। उसके बाद कंपनी का मूल नाम क्या था, कंपनी का मूल नाम क्या था। और एक कंसेप्ट हम लोग लिखेंगे कि उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई और उस कंपनी का मुख्यालय क्या था, ठीक है। ये 4 कॉन्सेप्ट तैयार करिए आप। इनको हम लोग यहां पे तैयार करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यस,
बिल्कुल, मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूं उसको लेकर के, आप परेशान ना हो। तो एक हेडिंग हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, कंपनी, उसका मूल नाम, उसकी स्थापना और उसका मुख्यालय कहां पर हुआ करता था। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। कैथोलिक धर्म से जुड़े हुए लोग थे ये, और जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये कैथोलिक धर्म से जुड़ी हुई कंपनी थी। इसका जो मूल नाम था वो एस्तादो द इंडिया था। क्या था? एस्तादो द इंडिया। इस कंपनी का मूल नाम था एस्तादो द इंडिया। अब हम बात करें इस एस्तादो द इंडिया शब्द की, तो ये जो शब्द है वो क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुर्तगालियों का भारतीय राज्य। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पुर्तगालियों का भारतीय राज्य। और इसका एक अर्थ और निकलता है, इसका वास्तविक अर्थ। तो दो शब्द मैंने आपको बताया, एक तो शाब्दिक अर्थ और एक बताया मैंने आपको वास्तविक अर्थ। तो वही तो कर रहा हूं मैं नुसरत, टेंशन मत लो ना। दुनिया का कोई एग्जाम आपके कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। आप पढ़िएगा मस्त तरीके से। तो इसका एस्तादो द इंडिया, पुर्तगालियों का भारतीय राज्य, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ करता था। इसका वास्तविक अर्थ था पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम। ठीक है, वास्तविक अर्थ क्या था? पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम इसका वास्तविक अर्थ था। पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया था। और ये इसका शाब्दिक अर्थ था ऊपर वाला। इसकी जो स्थापना थी वो 1498, कब दिखाई देती है आपको? 1498 में इसकी स्थापना दिखाई देती है। इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो कोचीन में 1501 से और 1515 तक इनका मुख्यालय रहा था। कोचीन में इनका मुख्यालय रहा था 1501 से 1515 तक। अब आपको याद होगा इन्होंने गोवा जीता था। ठीक है, तो 1515 से और 1561 तक इनका कहां रहा था? गोवा में कार्यालय रहा था, मुख्यालय। गोवा में मुख्यालय इनका कब रहा? 1515 से लेकर के और 1561 तक। यहीं से काफी सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे, उस लेवल में ही मैं इसको लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, 1530 में क्या हुआ था आपको याद होगा कि औपचारिक रूप से एक व्यक्ति था नीनो डी कूना ना, उसके काल में ये स्थिति आपको दिखाई देती है। अब ये 1561 तक गोवा में पुर्तगालियों का आधिपत्य रहा था। ये पूरा एक कंपनी हो गया। दूसरी कंपनी पे बात करते हैं। सेकंड नंबर की जो कंपनी थी वो थी दोस्तों अंग्रेजों की, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी हम लोग केवल इन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आपसे उस चीज पर भी डिस्कस करेंगे कि ये कंपनियां क्यों भारत आई, इनके आने का उद्देश्य क्या था और किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ के चलेंगी। ठीक है ना, तो इनका जो धर्म था वो प्रोटेस्टेंट धर्म से रिलेटेड थे। ये प्रोटेस्टेंट धर्म से रिलेटेड थे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका धर्म प्रोटेस्टेंट था और इसका जो पूरा नाम था वो था दी गवर्नर। इसका मूल नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन
टू द ईस्ट इंडीज, यानी कि लंदन की एक ऐसी कंपनी जो गवर्नरों के माध्यम से संचालित होगी और उसको ईस्ट में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इस कंपनी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, मेनली यही कंपनी आपको पढ़नी है सबसे ज्यादा। और इस कंपनी का कंसेप्ट क्या था? 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना के वर्ष पे बातें करें तो इसकी स्थापना दिखाई देती है आपको 1600 ईस्वी में। ठीक है, एक तो जर्नल सोसाइटी और एक इंग्लिश कंपनी, इसी में एक बाद में कॉन्सेप्ट आएगा 1698 में जो अंग्रेजों से रिलेटेड है। तो इसी में जो दूसरा जुड़ेगा, एक मैं नेक्स्ट पेज पे ले लूंगा, इसको आप लिख लीजिए, इसको यहां तक एक बार, है ना। ये तीन कंपनियां हैं, जैसे प्रारंभिक पोजीशन ये थी, ये 1600 में इसकी स्थापना हुई थी। इनका जो मुख्यालय था वो था पश्चिमी क्षेत्र, यानी सूरत में 1608 और से स्थापित होकर के लगभग 1687 तक इनकी कंपनी रही, और बंबई में 1687 में आए थे ये। तो सूरत इनका मुख्यालय था 1608 से 1687 तक, और 1687 में इनका मुख्यालय कहां बना था? बंबई में बना था। तो एक अंग्रेजों की तीन कंपनियां लिखनी है हमें, एक कंपनी ये हो जाएगी। इसी में दूसरी कंपनी की बात करेंगे जो अंग्रेजों से ही रिलेटेड रहेगी। मैं अभी जो मैटर लिख रहा हूं आपको वो इसके नीचे लिखना है, आपको इसके नीचे नहीं लिखना है। मेरा पेज खत्म हो गया, आप लोग मैं एक काम कर लेता हूं, इसको बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, हाँ, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा थोड़ा सा। तो इसी में एक कंपनी हमें दिखाई देती है, जर्नल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी। जनरल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी। चलिए, फोन आ गया था, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा साइलेंट किया। तो जर्नल सोसाइटी द इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट, इसकी 1698 में कंपनी इन द ईस्ट, ये आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। इसकी स्थापना 1698 में थी, अंग्रेजों की ही कंपनी थी, ये भी भारत में व्यापार करने आई थी। ठीक है, और यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये तीसरी कंपनी थी जो 1702 में भारत आई थी। तीसरे नंबर की क्या थी? फर्स्ट ही हो गई, तीसरे नंबर की थी यूनाइटेड, तीसरे नंबर की थी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड। ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। इसकी स्थापना कहां थी? इसकी स्थापना थी 1702 में। अब देखिए, ये जो 1698 में कंपनी स्थापित हुई थी, 1698 वाली जो कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो जर्नल सोसाइटी तथा इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। 1698 में कोरोमंडल वाला जो क्षेत्र था, मसूलीपट्टनम जो आपको दिखाई देता है वहां पर, और मद्रास में इनका मुख्यालय था। तो मसूलीपट्टनम में इनका मुख्यालय रहा था, और मसूलीपट्टनम में इनका मुख्यालय रहा था। लगभग लगभग ये स्थापित हुआ था आपका 1611 में, और 1641 तक वहां पर रहा, 1611 से 1641 तक, और फिर मद्रास में 1641 में ये आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं जो 1702 में ये कंपनी आपको दिखाई देती है, बंगाल का जो क्षेत्र था, यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा इस कंपनी का। मद्रास के अधीन 1700 तक ये रहा था, बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल का क्षेत्र और मद्रास के अधीन
लगभग लगभग 1700 तक, और 1700 से फिर इसका मुख्यालय कलकत्ता आ गया। कब आ गया? इसका मुख्यालय कलकत्ता आ गया। ठीक है, 1700 से आगे कलकत्ता। तो अब ये चीजें हैं कि भैया सेकंड हमारी जो हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ते हैं वो एक्चुअल 3 फॉर्मेट में भारत में दिखाई देती है आपको। ये लोग भी अंग्रेज थे, ये लोग भी अंग्रेज थे, और ये लोग भी अंग्रेज थे। अभी जब अपन इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे, एक एक चीज समझेंगे, तो सारी परतें खुलती हुई चली जाएंगी। ये बात समझ में आ गई आपको? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे नंबर की कंपनी के पास लेकर के चलता हूं आपको। थर्ड नंबर की जो कंपनी हुआ करती थी वो कंपनी कौन सी थी? सुनिएगा। थर्ड नंबर की कंपनी थी आपकी मेरे हिसाब से इसको हमें एक ही कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा क्या पेज डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, एक पेज ही हो गया आपका। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे बातें करते हैं हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी की थर्ड पॉइंट पर। दोस्तों डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनका धर्म भी प्रोटेस्टेंट था। इनका धर्म भी कैसा था? अंग्रेजों की तरह प्रोटेस्टेंट था। वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, क्योंकि डच भाषा में इसको बुलाया जाता है। इसका जो मूल नाम था वो क्या था? वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी। ये डच लैंग्वेज में नाम है इसका, वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, इसका मूल नाम हुआ करता था। ठीक है, 1602 की कंपनी है। और कोरोमंडल वाला जो क्षेत्र था, जहां पुलिकट और नेगपट्टनम दो जगह दिखाई देंगी, वो इनका मुख्यालय हुआ करता था। तो स्थापना वर्ष में 1602 लिखिया, और इनके मुख्यालय के लिए क्या लिखा है सर? 1700 की बेबी क्या है? 1700 का बेबी कौन आ गया? ढंग से पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। तो एक इनका जो मुख्यालय था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, मूल नाम वेरिंग दे ओस्ट इंडिसे कंपनी, स्थापना 1602 में। ये जो नाम मूल लिखा है वो डच भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए बोलने में ऐसा आ रहा है। मैंने आपको बताया पुलिकट वाला जो क्षेत्र था, 1690 तक यहां रहे थे, और 1690 से नेगपट्टनम में चले गए। तो पुलिकट में इनका मुख्यालय कहां था? 1690 तक। और 1690 से ये नेगपट्टनम में अपना क्या बना लेते हैं? मुख्यालय बना लेते हैं। तो ये थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद क्या लिखा है मैंने आपको? आप समझ नहीं रहे हो, मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही तो कंफ्यूज। इनकी मेन कंपनी तो ये थी जो 1600 में आ गई, ये इसकी ब्रांचेस थी बेटा। इनको अलग से पढ़ते तो मैं तीसरा नाम नहीं लिखता क्या यहाँ पे? ईस्ट इंडिया कंपनी का अलग से एक ब्रांचेस थी, ये जो ब्रांचेस थी तो 1698 में। अब 1611 में पहले ये यहाँ मसूलीपट्टनम में इन्हीं के जरिए इनकी मुख्यालय बन गई। बाद में 1698 में इनको अलग से बनाया गया था। ये समझा रहा हूं मैं आपको। इसको इस तरीके से मत समझिए कि ये बिल्कुल अलग थी। अगर बिल्कुल अलग होती तो फर्स्ट और सेकंड की जगह थर्ड नाम इसका आता, लेकिन सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही इसको काउंट किया जा रहा है। ये समझिए, ये ब्रांचेज हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी तीसरे नंबर पे इसीलिए मैंने लिखा ही है। और फिर चौथे नंबर पे मैं आपको यहां पे लिखाऊंगा जो कंपनी भारत में आई, वो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी थी। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो 1600, इसका मूल नाम नहीं है, 1616 में
इसकी स्थापना आपको लिखनी है कब? 1616 में। और इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो कहां पर हुआ करता था? वो श्रीरामपुर बंगाल में था, ठीक है, जो 1676 से लेकर के 1845 तक रहा था। इसका मुख्यालय श्रीरामपुर बंगाल। अभी जब प्रीति आप इसको पढ़ोगे ना तो ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना है आपको। ये इनकी ब्रांचेस थी, मैंने अलग से थर्ड पॉइंट नहीं दिया इनको। 1676 से 1845, 1676 से 1845 लगभग ये रहेगा इनका मुख्यालय, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 5वें नंबर पे जो कंपनी आई थी वो आई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 5वें नंबर पर जो कंपनी आई थी वो क्या आई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस हाँ, वो मेन कंपनी में से ब्रांच अलग होकर के बनी थी और फिर उन्होंने अपनी स्थापना की। हालांकि उस कंपनी के उस जगह मुख्यालय पहले ही स्थापित हो चुके थे। इसको कहते थे हम लोग कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस। क्या कहते थे? ओरिएंटल्स या ओरिएंटलेस। ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको बुलाया गया क्या? इसको बुलाया गया कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस, ठीक है, इसको बुलाया गया। इसका जो गठन हुआ था वो 1664 का माना जाता है। कब का माना जाता है? 1664 का इसका गठन माना जाता है। और 1664 का जो ये गठन है इसका, यहां पर आप देखेंगे सूरत में इन्होंने 1668 से 73 तक अपना पहला मुख्यालय रखा था। कहां पर? सूरत में। और सूरत में इनका मुख्यालय था, तो 1668 से और 1674 तक इनका पहला मुख्यालय कहां रहा? सूरत में रहा। अब सूरत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय आ गया। उसके बाद अप्रोक्स 1674 73 दोनों ही अपन लिखेंगे यहाँ पे, लगभग 1673 या 74। तो 1673 या 1674 में ये पांडिचेरी आ गया था। कहा गया था? फिर इनका मुख्यालय पांडिचेरी आ गया था, और पांडिचेरी आ गया था 1673 या 74 के आसपास। तो ये दो चीजें फ्रांस की इस कंपनी के लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए याद रखनी है आपको। इसके बाद 1720 में इसी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का पुनर्गठन हुआ था, ठीक है, पुनर्गठन हुआ था इसका 1720 में। ये बात याद रखनी है आपको, जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो ये सारे बिंदु आएंगे। नहीं, डेनिस का कोई मूल नाम नहीं है, मैं होता तो अपने आप लिखा देता। सुनिए, 1720 में इसका क्या हुआ था? पुनर्गठन, यूनाइटेड कंपनी के रूप में। अब पुनर्गठन किसके रूप में हुआ था? इसका पुनर्गठन हुआ था यूनाइटेड कंपनी के रूप में। यूनाइटेड कंपनी के रूप में इसका 1720 में क्या हो गया? पुनर्गठन हो गया था। और इसके बाद में ये 5 आप लोग हम लोग सब पढ़ते आए अब तक हमेशा से। अब हम बातें करेंगे छठवीं कंपनी की। 6वें नंबर पे भी एक कंपनी थी जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे 6वें नंबर की कंपनी की बातें करें तो देखिए 6वें नंबर पे कौन सी कंपनी है जो आपको याद रखनी है? फ्लैंडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ओस्टेड कंपनी कहते थे इसको, फ्लैंडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों फ्लैंडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर मैं बात करूं तो इसको ओस्टेंड कंपनी कहा गया। क्या कहा गया? ओस्टेंड कंपनी। और ये कंपनी 1722 में स्थापित होकर के भारत आई थी, और इस कंपनी का कोई मुख्यालय नहीं बना पाई थी। ये कंपनी, ऐसी कंपनियां थी जो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में कदम तो रखती हैं लेकिन इनको सफलताएं प्राप्त नहीं होती, तो 1722 की होगी। इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1731 में। 7वें नंबर पे आपको लिखना है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी।
ये कंपनी आई थी 1731 में। अब हमें दो बातें याद रखनी है कि 5 मूल कंपनियां जो मैंने आपको बताई, ठीक है, और ये कंपनियां जो है भारत में आई, यूरोपीय कंपनियां ही थी, यूरोप के देशों से ही आई हुई थी आशीष जी, ठीक है, यूरोपीय कंपनियां थी, तो ये सब के सब यूरोप से आई हुई थी। फ्लैंडर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, ओस्टेड कंपनी इसको कहते थे, 1722 में आई। ये अपने मुख्यालय स्थापित करने में नाकामयाब रहे थे। इनको क्या नहीं मिला था? मुख्यालय बनाने का कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब बात करें, जैसे मैं इसकी बात करूं, डेनिसों की बात करूंगा और स्वीडिश की बात करूंगा और फ्लैंडर्स की बात करूंगा। तो फ्लैंडर्स की तो गतिविधियां भारत में बहुत, ये जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी गतिविधियां भारत के बजाय चाइना में ज्यादा सक्रिय थी, ठीक है। तो इसके आगे आप लोग लिख सकते हो कि इसकी गतिविधि भारत में सीमित थी, इसलिए इसकी डिटेल आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, ना ही ये एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन बाय द वे अगर कोई पूछ लेता है तो हम लोग एक एक्स्ट्रा नॉलेज के आधार पर इसको पढ़ करके चल रहे हैं। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या था कि इस कंपनी की गतिविधियां भारत के बजाय, इस कंपनी की गतिविधियां भारत के बजाय चीन में ज्यादा केंद्रित थी। कहां पर केंद्रित हुआ करती थी? चाइना में ज्यादा केंद्रित थी। तो फ्लैंडर स्वीडिश। अब क्या बचा अपने पास? ये जो डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, आप बोल रहे थे कि सर इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं लिखा है, तो इसको थोड़ा सा अपन इसके बारे में बात करते हैं। डेनिसों की कंडीशंस क्या थी? देखिए, बाकी तो फ्रेंच, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज, ये तो सब आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन डेनिस इस मामले में, इस लड़ाई झगड़े में बहुत ज्यादा रोल अपना इनका आपको नहीं दिखाई देगा। तो डेनिसों का रोल क्यों नहीं दिखाई देगा, उस पर बातें कर लेते हैं। डेनिस सीमित थे। जैसे हम यहाँ पे डेनिसों की थोड़ी सी बातें करेंगे आपके साथ, ज्यादा नहीं करेंगे। देखिए, डेनिस की अगर बात करूं, ध्यान से सुनिए और पूरा धैर्यपूर्वक सुनिए। तो फ्लैंडर्स कंपनी के बारे में क्लियर हो गई कहानी, और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतना ही याद रखना है, इनका सन, इनकी स्थापना। एक क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बन सकता है, कौन सी यूरोपीय कंपनी जिसका चाइना में अधिग्रहण था? तो कौन सी हो जाएगी? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगी। डेनिसों की जो स्थापना हुई वो 1616 में हुई। ये भी लोग मतलब ये भी सभी लोगों की तरह एक व्यापारी के तौर पर ही भारत में आए, लेकिन साम्राज्य स्थापित करने की इनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। सुनिए, डेनिस 1616 में व्यापारी के रूप में आए, साम्राज्य स्थापित करने की कोई इच्छा नहीं, इनकी कोई इच्छा नहीं थी कि अपना कोई साम्राज्य यहां पर बनाए, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया था 1620 में, 1616 में आगे तंजौर एक जगह पड़ती है, तंजौर के नायक से क्या किया था इन्होंने? एक ट्रैकुबार समुद्र तट था, उसको प्राप्त करके वहां पर एक किला बनाया था। तो इन्होंने क्या किया 1620 में, तंजौर में एक जगह पड़ती है ट्रैकुबार, तो ट्रैकुबार का जो समुद्र तट है, उस समुद्र तट पर एक किला बनाया था, खुद को स्टैब्लिश कर लिया इन्होंने तंजौर में, डेनिसों ने 1620 में। इसके बाद इनके पास क्या था कि संसाधन बहुत कम थे, संसाधनों का अभाव था, और इन्होंने क्या किया था, एक जगह और थी श्रीरामपुर,
वहां पर 1617 में इन्होंने 1617 नहीं, 1676 1676 में श्रीरामपुर में एक कारखाना बनाया था। कहां पर? 1676 में इन्होंने श्रीरामपुर में एक कारखाना बनाया था, और बाद में ये श्रीरामपुर का कारखाना ही इनका मुख्यालय भी बना हुआ था। बाद में इसको मुख्यालय बनाया। ठीक है, लिखो इसको एक बार फटाफट यहां तक। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, नेक्स्ट पेज पे चले। देखिए, इसके बाद मसूलीपट्टनम और एक जगह और थी जिसका नाम था आपका पोर्टो नोवो। इन्होंने मसूलीपट्टनम और पोर्टो नोवो में भी कारखाने लगाए। ये थे लगभग 1755 के आसपास। कब लगाए इन्होंने? 1755 में पोर्टो नोवो और एक था मसूलीपट्टनम, इन दोनों में कारखाने लगाए। लेकिन मैंने अभी बताया कि इनके पास संसाधन नहीं थे, इनको बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं मिली, और ये अपना पूरा व्यापार 1845 में अंग्रेजों को बेच करके भारत को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, संसाधनों के अभाव में, संसाधनों के, इसको मैंने यहीं समेट दिया, बाद में इसकी दिक्कत नहीं रहेगी। संसाधनों के अभाव में इन्हें बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। अतः यह 1845 में अपना सारा व्यापार अंग्रेजों को बेचकर भारत छोड़ गए। अंग्रेजों को अपना सारा का सारा व्यापार इन्होंने बेच दिया, सारा व्यापार अंग्रेजों के हवाले कर करके इन्होंने क्या कर दिया, ये भारत छोड़ करके यहां से चले जाते हैं। तो ये कहानी थी हमारी। क्या 5 से 7 जो कंपनियां थी, उन 5 से 7 कंपनियों में डेनिश भी नहीं पढ़ने, फ्लैंडर्स भी नहीं पढ़ने, स्वीडिश भी नहीं पढ़ने, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज, अब ये चारों का चक्रव्यूह रहेगा। इसको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। धीरे धीरे ये कैसे इनकी व्यापारिक महत्वाकांक्षाएं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में बदलेंगी, बढ़ेंगे, और तलवार के दम पर, बंदूक के दम पर, युद्धों के दम पर, राजनीति के दम पर या कूटनीति के दम पर किस तरीके से अंग्रेज भारत में आगे अपना वर्चस्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे, ये पूरा वर्चस्व इनका कैसे बढ़ा, कैसे ये आए, सारी कहानियां यहीं पर सेट होने वाली है। ठीक है, कहानी क्या थी पूरे तरीके से समझिए। भारत में प्रवेश करने के, क्या हुआ नीतू, क्या पूछ रहे हो आप मुझे? डिस्टर्ब मत किया करो, जल्दी पूछा करो, ऐसे मत पूछा करो जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं रुक जाता हूं फिर इस तरीके से। चलो, यूट्यूब पे जो नोट्स दिखाया था वो डाल तो दिया एप्लीकेशन में, कल सबके लिए डाल दिया, अपलोड कर दिया था वो वाली क्लास मैंने कल ही। सिंधु सभ्यता, वो जो यूट्यूब पे मैंने नोट्स दिखाया था, वो मैं इस कोर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे, उन बच्चों को वो नोट्स दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। मैंने वो डाल दिए हैं, टॉपिक के अलावा कोई बात नहीं होनी चाहिए। प्रीति ने अच्छी बात बताई है। अब सुनिए, देखिए भारत के बारे में बात करें तो भारत के मैप की स्थिति आप देखते हैं। भारत के आने के लिए दोस्तों 2 मार्ग थे, स्थल मार्ग और जल मार्ग।
ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जल मार्ग दिखाई दे रहा है। भारत आने के दो रास्ते, एक तो कौन सा है, जल मार्ग, ये वाला, और ये स्थल मार्ग। अब इस स्थल मार्ग से भी भारत में बहुत सारे लोगों ने प्रवेश किया, याद है आपको, ठीक है, गजनी, गौर, समरकंद, काबुल, ये सारा एरिया इस हिस्से में पड़ेगा। यहां से मुसलमान भारत में आए थे, मुसलमानों ने एक हद तक भारत पर शासन किया और वो इस स्थल मार्ग से ही भारत आए थे। भारत में आने के दो प्रवेश द्वार, भारत में आने के दो प्रमुख मार्ग आप कह सकते हैं, पहला उत्तर पश्चिम का स्थलीय मार्ग और दूसरा क्या, ये पश्चिमी क्षेत्र का समुद्री मार्ग। तो भारत में आने के दो प्रमुख मार्ग दिखाई देते हैं आपको। भारत आने के दो प्रमुख मार्ग, पहला मार्ग ये वाला, ठीक है, उत्तर पश्चिमी स्थलीय मार्ग, और दूसरा क्या था दोस्तों, पश्चिमी जलीय मार्ग। अगर मैं पहले मार्ग की बात करूं, ये पूरा यहां तक हो जाएगा। अगर मैं पहले मार्ग की बात करूं, स्थल मार्ग से भारत में कौन आए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, मुसलमानों के आक्रमण, अरबी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, ये सब क्या हुए, भारत में स्थल मार्ग से आए और भारत में इन्होंने तुर्क साम्राज्य स्थापित किया था। भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की स्थापना इस मार्ग से आने वाले बाहरी लोगों के माध्यम से आपको दिखाई देती है। और ये यूरोपीय कंपनियां जो थी वो सब के सब इस मार्ग से भारत में आई हुई थी। साउथ नहीं लेंगे, साउथ नीचे से आएगा, अपना डायरेक्शन ये है तो ये पश्चिम एरिया माना जाएगा। हिमांशी, साउथ का डायरेक्शन नीचे से आएगा, मैं इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं आपसे। मैंने यहां तक टच किया है तो आपने ये मान लिया कि सर आप इसको इस तरीके से कर रहे हैं, मैं इसको हटा देता हूं थोड़ा सा यहां से, ये लो, ये साउथ नहीं रहेगा, पश्चिम ही आएगा। क्या आएगा, पश्चिम आएगा, कॉमन सेंस वाली बात है। साउथ मार्ग नहीं है, ये पश्चिमी जलीय मार्ग है। कौन सा है, पश्चिमी जलीय मार्ग। एक तो अपना कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का स्थल मार्ग, और दूसरा क्या हो जाएगा, पश्चिम का समुद्री मार्ग। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि यहां से भी अपने पास स्थल मार्ग से भी कुछ लोगों ने आक्रमण किया, ठीक है, और कुछ लोगों ने इस जलीय मार्ग से आक्रमण किया। हाँ, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग होगा ये, अपन मैप ले लेंगे एक दो दिन में, इस क्लास में मैप की जरूरत पड़ेगी, समझा देंगे। जब मुगल बादशाहों की बात करूं या दिल्ली सल्तनत की बात करूं, तो दिल्ली सल्तनत ने भारत में अपना खूब वर्चस्व बनाया था। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगलों की सत्ता स्थापित हुई और मुगल बादशाहों ने भी साम्राज्य का वर्चस्व बनाए रखने के लिए क्या किया था, एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया था। सुनिए, मुझे सुनने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपसे दो चीजें यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, स्थल मार्ग से यहां पर कौन आए और जलीय मार्ग से यहां पर कौन आए। देखिए, स्थल मार्ग से मैं आपको बता देता हूं, भारत पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक अपना कॉन्सेप्ट था जो हमारा एक क्लास में चल भी रहा है, और दिल्ली सल्तनत के बाद यहां पर मुगल्स आए। ठीक है, अब मुगल जो शासक थे, मुगल शासकों ने क्या किया, मुगल शासकों ने सेना का स्थल स्वरूप यानी कि थल सेना तो इनकी बहुत मजबूत थी। कैसी थी, मजबूत थी, और यही कारण था, इनकी इस आर्मी के कारण मुगल शासकों ने क्या किया था, अपना वर्चस्व भारत में बनाए रखा था। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के कारण। लेकिन मुगल शासक एक चीज में चूक गए। ठीक है, मुगलों ने क्या चूक की, मुगलों ने समुद्र मार्ग की रक्षा के महत्व को महसूस नहीं किया। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बनेगा। मुगलों ने एक बड़ी चूक की, मुगल शासकों की एक बड़ी भूल मैं इसको कहूंगा, और एक बड़ी भूल क्या थी, इन्होंने एक बड़ी भूल ये की थी कि समुद्र मार्ग
अन्यथा एक बात बताओ, पुर्तगालियों से कार्टेज प्राप्त करता क्या अकबर? करता क्या? उसको क्या नीड थी? समुद्र मार्ग की रक्षा के महत्व को महसूस नहीं किया। समुद्र मार्ग की रक्षा के महत्व को महसूस नहीं किया। अब ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकता है आपसे। एक बड़ी भूल मुगलों की दिखाई देती है। भाई, स्थल मार्ग से दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और मुगल आ जाते हैं, यहां तक तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। और देन फिर मुगल शासकों ने सेना का जो स्थल स्वरूप था, यानी कि जो थल सेना थी, वो बहुत मजबूत थी। लेकिन एक बड़ी भूल इनकी क्या दिखाई देती है? समुद्र मार्ग की रक्षा के महत्व को मुगल महसूस नहीं कर पाए, और वो इस बात से क्या करते हैं, वो इस बात से चूक जाते हैं। ठीक है। नेवी या जल सेना, जल सेना के गठन की बात करें तो जल सेना का जो गठन है, वो गठन आधुनिक काल में, ठीक है, आधुनिक काल में यह केवल इस ओर मराठाओं ने ध्यान दिया था। मराठाओं ने इस ओर ध्यान दिया। तो मराठाओं पे नेवी अच्छी हुआ करती थी। यानी कि मुगल्स क्या कर रहे हैं? मुगल जल सेना का निर्माण नहीं कर पाए। ठीक है। तो जल सेना के गठन की बात करें तो आधुनिक काल में जल सेना का गठन किसके जरिए दिखाई देता है? मराठाओं के जरिए दिखाई देता है। अब मराठाओं की कहानी तो बहुत आगे की है। ये यूरोपियन तो मुगलों के टाइम पर ही आना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो इस समुद्री मार्ग से ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां आई थी, जिन कंपनियों ने अंततः इस देश के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। जैसे कहते हैं कि पानीपत के तराइन के दूसरे युद्ध ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया, वैसे ही समुद्री मार्ग के जरिए आने वाली इन यूरोपीय कंपनियों ने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया था। तो मराठाओं ने इस पर पूरा ध्यान लगाया। लिखते चलो मेरे साथ सर। देखिए, समुद्री मार्ग से यूरोपीय कंपनी भारत आई, जिन्होंने अंततः भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया। बताइए, सही है गलत है? हाँ भाई, हिलते डुलते रहा करो थोड़ा सा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मनीता जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हाँ चलिए भाई, शिखा अग्रवाल, थैंक यू, आपके लिए धन्यवाद। आप हिलते डुलते रहा करो क्लास में, जीवंत बने रहना चाहिए। अदरवाइज तुम लोग सब, पता है क्या होगा, तुम सब लोगों के सिलेक्शंस तो हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें तुमसे भी ज्यादा वैसे विद्यार्थी मिलेंगे जो सुस्त रहा करेंगे। तुम उस दिन फिर ये बात फील करोगे कि सर जब क्लास में कहते थे कि एक्टिव रहो, तो दिक्कत मतलब तुम्हें क्या होगी, वो उसी टाइम पे पता चलेगा। चलिए, ये कहानी यहां तक समझ में आ गई। अगर हम बात करें भारत के पश्चिमी देशों के व्यापारिक इस संबंध को लेकर के, सुनिए, अब एक साथ लाइन मत लगाया करो। वैसे अगर हम भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध की बातें करें तो प्राचीन काल में भी हमारा पश्चिम के देशों से क्या था? व्यापारिक संबंध था। 7वीं शताब्दी में आकर यह सब जो संबंध था वो अरबों के आक्रमण में केंद्रित हो गया था। सामुद्रिक शक्ति थी। जैसे हम बात करें, एक पॉइंट बनाते हैं इसमें, प्राचीन काल में पश्चिम से व्यापारिक संबंध थे। प्राचीन काल में पश्चिम से व्यापारिक संबंध थे। यही संबंध क्या होते हैं? 7वीं शताब्दी में आकर के ये संबंध सामुद्रिक व्यापार के, अगर हम बात करें तो सामुद्रिक जो व्यापार है
वो अरबों के हाथों में केंद्रित हो गया था। ठीक है, 7वीं सदी में यह व्यापार या यह सामुद्रिक व्यापार अरबों के हाथों में केंद्रित हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता से ही स्टार्ट करें तो भी आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या लिख दिया आप लोगों ने? मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूं पहले। सर जी ऐसी बात नहीं है कि आप कहता अच्छी लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, गुस्सा हो जाते, नाराज मत होना सर। नहीं हो रहा भाई, नाराज नहीं हो रहा मैं, कोई बात नहीं। ठीक है चलो सुनो, तो ये व्यापार सामुद्रिक जो व्यापार था, अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता को, तो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से ही हमारा पश्चिम के देशों के साथ में व्यापारिक संबंध हुआ करता था। 7वीं शताब्दी में यह व्यापार अरबों के हाथों में केंद्रित हो गया, जिनका वर्चस्व हिंद महासागर और लाल महासागर तक फैला हुआ था। ठीक है, इन अरबों का वर्चस्व कहां तक था? इनका वर्चस्व हिंद महासागर और लाल महासागर में फैला हुआ था। हिंद महासागर और लाल सागर तक ये इनका क्या चल रहा था? इनकी तूती बोलती थी, ऐसे कहते हैं कि इनकी तूती बोलती थी, इनका वर्चस्व चलता था। ठीक है, अब कहानी क्या थी देखिए, एक कॉन्सेप्ट और था, इसको समझिएगा पूरा, तो बातें आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। कि अब 7वीं शताब्दी में अरबी देशों की बात करूंगा मैं, भारत के मैप की बातें कर लेता हूं। यहां पर ये आपको भारत दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? भारत। अब भारत के साथ में स्थिति क्या है? इधर पश्चिम के देशों के साथ में हमारी क्या है, इधर हम लोग पश्चिमी देशों को ले लेते हैं। पश्चिमी देश यहां आ जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों पोजीशंस में कहानी क्या थी इसको समझिएगा। इसमें क्या था कि जो अरब व्यापारी थे उनके हाथ में समुद्री व्यापार था, लाल सागर और हिंद महासागर दोनों पर कैप्चर किसका है? पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ अरबी व्यापारियों का कैप्चर है। अब अरबी व्यापारी क्या कर रहे हैं? इसमें मध्यस्थता निभा रहे थे। किसके साथ में? पश्चिमी देशों और भारत के साथ में अरबी व्यापारी क्या कर रहे हैं? मध्यस्थता दिखा रहे हैं। मध्यस्थता का मतलब ये बिचौलिए का काम कर रहे हैं, और बिचौलिए का काम करने का मतलब है ये ज्यादा मुनाफा खुद कमाना चाहते हैं। अरबी व्यापारी क्या करते हैं यहां पर? ये इन दोनों शक्तियों के बीच में क्या है? व्यापारिक इनका आधिपत्य है। लाल सागर में भी इनका आधिपत्य है, हिंद महासागर में भी इनका आधिपत्य है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। इनके इस मुनाफे से यूरोपीय व्यापारियों को क्या होता है? नुकसान होता है। ठीक है, तो इनके इस मुनाफे से यूरोपीय व्यापारियों को नुकसान होता है। अब यूरोपीय व्यापारी सीधे भारत से संपर्क करना चाहते हैं। क्या चाहते थे यूरोपीय व्यापारी? ये 2-3 पॉइंट समझ में आ गए क्या आपके? ये यूरोपियंस की भारत तक आने की स्थिति क्यों प्रारंभ हुई? ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट तो ये था कि मिड में कौन काम कर रहे थे? अरबी व्यापारी, जिनका अरब के जो लोग थे। 7वीं शताब्दी में इनका कैप्चर हो गया था समुद्री व्यापार पर। यूरोपीय व्यापारी इनको समाप्त करके खुद डायरेक्ट भारत से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। दूसरी कहानी क्या थी? अब एक पॉइंट तो ये समझ लिया आप लोगों ने, दूसरा पॉइंट क्या था इसको समझिए। जो इटालवी व्यापारी थे, यानी कि विशेष करके वेनिस और जेनोआ के, जेनेवा जो जगह है, वेनिस और जेनेवा नाम की जो जगह है, वहां के जो इटालवी व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया था कि जो भूमध्य सागर के माध्यम से जो व्यापार होता था, उस व्यापार पर इटालवी यात्रियों ने व्यापारियों ने अपना कैप्चर कर रखा था। और इन्होंने क्या किया था? दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए,
एक पेज और लेते हैं। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूं इटालवी व्यापारियों की। इटालवी व्यापारियों ने क्या किया था? इटालवी व्यापारी इटालवी व्यापारी विशेष करके वेनिस और जेनेवा, जिसे जेनेया कहते हैं, यहां के इटालवी व्यापारी थे। इन व्यापारियों का जो वर्चस्व था वो कहां पर था? इनका वर्चस्व था भूमध्य सागर में। अब इनका वर्चस्व भूमध्य सागर में था। अब यार आप इतने छोटे बच्चे तो है नहीं कि मैं आपको मैप में भूमध्य सागर कहाँ है, लाल सागर कहाँ है, हिंद महासागर कहाँ है, वो समझाऊं तो बहुत टाइम लगता है ना। तो आप इनको खुद से मेहनत करना सीखो, थोड़ा सा होमवर्क भी किया करो। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं उसको वर्ड के मैप को लेकर के बैठ के देखने का प्रयास करना। नहीं समझ में आया तो फिर अपन बात कर लेंगे। तो इटालवी व्यापारी, जिसमें स्पेशली वेनिस और जेनेया के इटालवी व्यापारी थे, इनका वर्चस्व कहां पर हुआ करता था? इनका वर्चस्व भूमध्य सागर में था। अब भूमध्य सागर के माध्यम से जो भारत का यूरोपीय व्यापार है, ठीक है, भूमध्य सागर के माध्यम से होने वाला जो यूरोपीय व्यापार है उस पर इनका अधिकार था। तो भूमध्य सागर, अब भूमध्य सागर के माध्यम से होने वाले यूरोपीय व्यापार पर एकाधिकार था। अब किन का एकाधिकार था? इटालवी व्यापारियों का। ठीक है, इटालवी व्यापारी ये काम कर रहे हैं, ये आपको समझना है। इटालवी व्यापारियों की कहानी इस तरीके से थी। अब आगे की स्थिति कैसे बढ़ी? पश्चिमी जो यूरोप के राज्य थे, पश्चिमी यूरोप के राज्यों में विशेष तौर पर हम बात करें पुर्तगाल की, ठीक है, तो पुर्तगाल को इन व्यापारिक मार्गों से सबसे ज्यादा एक घुटन महसूस हो रही थी। क्या हो रही थी? पुर्तगाल का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आएंगे, तो पश्चिमी यूरोप के इस एकाधिकार से या उस दूसरे कॉन्सेप्ट से, इन दोनों स्थितियों से पुर्तगाल को सबसे ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। और पुर्तगाल चाहता था कि हम इन पुराने व्यापारिक मार्गों को छोड़ करके ना हम लाल सागर और हिंद महासागर की तरफ जाएं, ना हम ये मतलब ना हम अरबों के चक्कर में पड़े, ना हम इटालवियों के चक्कर में पड़े। तो पुर्तगालियों को एक घुटन हो रही थी। पुर्तगाली इन पुराने व्यापारिक मार्गों से निकल करके बाहर आने पर तुले हुए थे। ठीक है, तो अभी आपको कैसे समझना है इसको? तो इन दोनों पुराने व्यापारिक मार्गों से पुर्तगाली बाहर आना चाहते थे। भाई यहां तक बात समझ में आ गई हो तो बताओ। पुर्तगाली अब क्या चाह रहे? पुर्तगाली पश्चिमी यूरोपीय हैं। पुर्तगाली अब क्या चाह रहे कि यार ना तो हम इनके चक्कर में पड़ेंगे, ना हम उनके चक्कर में पड़ेंगे। ठीक है, ये कहानी थी। अब इसी टाइम पर और नेक्स्ट क्या होता है? एक नेक्स्ट घटना घटती है। नेक्स्ट एक घटना क्या घटती है? कुस्तुनतुनिया वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, कंस्टेंटिनोपल। ठीक है ना, कंस्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया में क्या हुआ था? 1453 में ऑटोमन तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, और इस अधिकार से क्या हुआ? यूरोप और भारत के मध्य जाने वाले एक स्थल मार्ग का बंद हो जाना। क्या हुआ? सुनिएगा एक कहानी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बना? 1453 में कुस्तुनतुनिया, इसी को कंस्टेंटिनोपल कहते हैं। इस कुस्तुनतुनिया में ऑटोमन तुर्कों का अधिकार। ठीक है, अब इस कुस्तुनतुनिया में इन ऑटोमन तुर्कों का जब अधिकार हो गया तो इस अधिकार के माध्यम से एक कहानी और आई कि भारत और यूरोप के बीच में एक स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम क्या निकला?
इसका परिणाम निकला कि भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग बंद। अब क्या होगी? तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। अब तुम अपडेट रहते हो क्या रविशंकर मेरे साथ? क्यों भाई, मेरे साथ अपडेट रहते हो क्या? दिल्ली सल्तनत के बाद डायरेक्ट आधुनिक भारत, सर समझे नहीं तो भाई समझाओ बालको, इसको समझाओ एक बार, रविशंकर को समझाओ, परेशानी नहीं आ जाए इनको। रविशंकर जी, दिल्ली सल्तनत चल रही है यार, उसकी क्लास होगी, आपकी टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो हमने हिस्ट्रोग्राफी की क्लास की जगह मैं ये डिसाइड कर रहा था कि कौन सा मतलब ठीक है, हिस्ट्रोग्राफी की जो क्लास है ना, हिस्ट्रोग्राफी की क्लास की जगह मैंने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। हिस्ट्रोग्राफी संडे टू संडे पढ़ाया करेंगे। और हाँ, और ये दिल्ली सल्तनत की क्लास अब लेंगे आधे घंटे बाद, अभी इसको पढ़ लेते हैं, तो डोंट वरी, मस्त रहो। अब कहानी क्या हुई भाई साहब, इस पूरे से एक स्थल मार्ग बंद हो गया। अब इसके स्थल मार्ग के बंद होने से, ठीक है, तो पश्चिम के यूरोपीय देश, पश्चिम के यूरोपीय देश जिनमें मैं विशेष करके बात करूं पुर्तगाल या स्पेन आदि, ठीक है, पुर्तगाल या स्पेन आदि, इन्होंने क्या किया, एक नया मार्ग खोजने का प्रारंभ किया, प्रयास किया, ठीक है। इन्होंने पुर्तगाल और स्पेन के व्यापारियों ने और नाविकों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए 15वीं शताब्दी में एक नया प्रयास प्रारंभ किया, ठीक है। तो पुर्तगाली व स्पेन के किसने? व्यापारियों ने, व्यापारियों ने, नाविकों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए क्या किया, ठीक है, नए व्यापारिक मार्गों की खोज प्रारंभ की। नए व्यापारिक मार्गों की खोज हेतु इन्होंने प्रयास प्रारंभ किया, प्रयास आरंभ किया, ठीक है। अब याद रखना कि ये जो मैंने शब्द दिया है मसाला द्वीप, इन मसाला द्वीपों को ईस्ट इंडीज कहा जाता था। इन मसाला द्वीपों को ही क्या कहा जाता था? ईस्ट इंडीज कहा जाता था। मसाला द्वीपों को ईस्ट इंडीज कहा जाता था, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से क्या था, एक तरफ तो ये लोग क्या चाहते थे कि भैया जो अरबी और इटालवी व्यापारी हैं उनका एकाधिकार जो इस व्यापार पे बना हुआ उसको तोड़ना है, और दूसरी ओर ये क्या चाहते थे कि हम लोग ऑटोमन तुर्कों से बचते हुए क्या करें, क्योंकि यहां जब ऑटोमन तुर्कों ने इनका मतलब कुस्तुनतुनिया वाला जो स्थल मार्ग बंद हुआ, वो एक्चुअली वैसे बंद नहीं हुआ था कि अवरुद्ध कर दिया, आना जाना बंद हो गया हो। वहां पर क्या था, तुर्कों के द्वारा जो तुर्की जनजातियां थी या इनके द्वारा लूटपाट की संभावना बहुत होती थी, खतरे वाला मार्ग था, तो व्यापारियों ने जाना आना ही बंद कर दिया था। इस तरीके की कहानी थी। तो ये पुर्तगाल के या स्पेन के जो पश्चिमी यूरोप के देश माने जाते हैं, पुर्तगाल और स्पेन, ये स्पेशली क्या करते हैं, यहाँ के नाविकों ने, यहाँ के व्यापारियों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों यानी ईस्ट इंडीज तक पहुंचने के लिए नए व्यापारिक मार्गों की खोज हेतु एक प्रयास आरंभ किया। इस प्रयास को आरंभ करने के पीछे इनके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था
कि ये पूर्वी देशों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य क्या था कि ये ऑटोमन तुर्कों से बचना चाहते थे। और तीसरा उद्देश्य क्या था कि अरबी और इटालवी व्यापारियों के एकाधिकार को भी इस व्यापार से समाप्त करना चाहते थे। तो 3 उद्देश्य इनके थे, जो याद रखने में लिखाऊंगा नहीं, लंबा बहुत हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने में ये लोग क्या थे, समर्थ भी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 15वीं शताब्दी में जहाजरानी जो वो होता है, मतलब नेवी का जो कॉन्सेप्ट है, जहाजरानी उद्योग कहते हैं उसको, या नौ परिवहन तकनीक को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप कर लिया था। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट इनके लिए जो प्रभावी हुआ था वो हुआ था यूरोपीय पुनर्जागरण। आपको याद रखना है, पश्चिमी देशों में, विशेषकर यूरोपीय देशों में, तो पुनर्जागरण की स्थिति आती है। हमारे यहाँ की मिडिवल हिस्ट्री वहां के मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे नहीं है, ये याद रखना। हम लोग मतलब देखें तो लगभग लगभग 1300 से लेकर के 1550 के आसपास का जो टाइम है वो पुनर्जागरण का टाइम है। ठीक है, और उस पुनर्जागरण में धीरे धीरे कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति है, वो तो खैर आगे के टाइम पे आएगी। औद्योगिक क्रांति 16वीं 17वीं शताब्दी में जाके आप पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या था कि पुनर्जागरण ने एक नए तरीके के उद्योगों को जन्म देने का प्रयास किया था। ठीक है, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको ये देखना है कि इन्होंने क्या किया, खोजे तो प्रयास किया, प्रयास आरंभ किया, और प्रयास आरंभ करने के बाद में, ठीक है, अब आरंभ किया, इसके बाद आपको ये लिखना है 15वीं शताब्दी लिख लो, 1500 की जगह 15वीं शताब्दी में इन यूरोपियनों ने क्या किया था, जहाजरानी निर्माण एवं नौ परिवहन उद्योग विकसित किया, और इस पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पर ही, ठीक है, इसी के आधार पर भौगोलिक खोजें प्रारंभ हुई। क्या हुई? भौगोलिक खोज प्रारंभ होती है। ये 2-3 चीजें आपको समझनी। तो जहाजरानी निर्माण या परिवहन जो उद्योग था इनका, उसको इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप कर लिया, और इनकी भौगोलिक खोज क्या हो जाती है, यहां पर प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अब महान युग प्रारंभ होता है किसका? भौगोलिक खोजों का। आज के लिए इसको इतना ही रख लेते हैं। इन भौगोलिक खोजों के माध्यम से कल की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें भारत के लिए प्रत्यक्ष तौर पर एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के बारे में आप पढ़ेंगे, तो वहां से ये पूरी कहानी आगे बढ़ जाएगी, और किस तरीके से जो है पुर्तगाली भारत में आए, वास्को डिगामा से पढ़ते हुए हम लोग आगे इसको लेकर के चलेंगे। कल से ठीक है, अपन 11 सवा 11 पे ये वाली क्लास स्टार्ट कर लिया करेंगे। अभी 1:30 बजे अपन स्टार्ट करेंगे। कौन सी क्लास? मिडिवल हिस्ट्री की क्लास। 1:30 बजे अपन मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और 1:30 बजे आप सब लोग आइएगा। 1:30 बजे से वो वाली क्लास पढ़ते हैं, 3 बजे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अनअकैडमी वालों ने भी 2 महीने बढ़ा दिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो चाहते नहीं है कि मैं उनको छोड़ के जाऊं। ठीक है, धन्यवाद आप सबके लिए, थैंक यू सो मच। मॉडर्न हिस्ट्री में मजा आएगा पढ़ने में ना, और सारी हिस्ट्री में मजा आता है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग। यस, तो 1:30 बजे मुलाकात करते हैं दोबारा। हमें इल्तुतमिश का प्रशासन पढ़ना था, उसने दिल्ली सल्तनत को क्या प्रशासनिक स्वरूप प्रदान किया था, इस पे बातें होनी थी। अब क्लासेस का पूरा शेड्यूल दिन भर का आपको पता चल गया। 1:30 बजे मुलाकात करते हैं दोबारा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।